हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके बारे में आप लोगों को पता ही नहीं होगा। आप लोगों ने शायद कभी अपने चाइल्डहुड में 90s में शायद कहीं भूले बिसरे इस मूवी के बारे में सुना हो तो सुना हो, वैसे इस फिल्म के बारे में आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं होगा। हालांकि इसका टाइटल एक बहुत बड़ी सुपरहिट मूवी से मिलता जुलता है। जो सुपरहिट मूवी थी उसका नाम था खलनायक, जो कि सुभाष घाई द्वारा बनाई गई थी। और इसका एक बहुत बड़ा इत्तेफाक आप देखिए कि उस मूवी को जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, इसी मूवी के साथ रिलीज़ किया गया। और सुभाष घाई को बहुत परहेज था कि मेरी ही नाम की थोड़ी सी बदल कर ये दूसरी फिल्म मिलती जुलती, मतलब जो कहानी थी वो तो काफ़ी डिफरेंट थी, लेकिन जो टाइटल था वो थोड़ा सा बदला हुआ था। तो कहीं ना कहीं सुभाष घाई को लग रहा था कि पता नहीं मेरी फिल्म को इससे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कभी कभी आपके जो इमेजिनेटिव फियर्स होते हैं वो इमेजिनेटिव ही रहते हैं, वो वास्तविकता नहीं बनकर आपके सामने आते हैं, वो आपकी कल्पनाओं में ही रहते हैं। और वही सुभाष घाई के साथ हुआ। उनकी खलनायक मूवी बहुत बड़ी हिट, सुपर हिट मूवी साबित हुई। और वहीं ये फिल्म जिसका नाम था खलनायिका, ये बुरी तरीके से फ्लॉप रही। इसके बारे में तो किसी को पता भी नहीं है, आज की जनरेशन को तो बिल्कुल भी नहीं पता। और जो मेरी जनरेशन है उसको भी होकर भी नहीं है, क्योंकि वो भूल चुकी होगी इस फिल्म को। लेकिन थैंकफुली मुझे ये फ़िल्म याद आ गई, क्योंकि मैंने इस फिल्म को उस वक्त देखा था जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। टीवी पर ही देखा था, लेकिन मेरी एज काफ़ी यंग थी और तब मैंने ये फिल्म देखी थी। और थोड़ी सी मुझे स्केरी ये मूवी लगी थी, क्योंकि कहानी कुछ ऐसी थी कि एक औरत अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए एक हंसते भरे घर में घुस जाती है, और कैसे एक एक करके सबको अपने उस बदले का शिकार बनाती है। तो कुछ यही कहानी थी, जिसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगी। पहले मैं बता दूं कि इस मूवी को बनाया था सावन कुमार तक ने। और इस मूवी में थी वर्षा उसगांवकर, जया प्रदा, जितेंद्र और अन्नू अग्रवाल। महमूद साहब, द कॉमेडियन महमूद साहब, द ग्रेट महमूद साहब भी इस फिल्म में थे। तो स्टार कास्ट काफ़ी अच्छी थी, बड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी खलनायक के सामने खलनायिका टिक नहीं पाई, क्योंकि वो फिल्म एक अलग लेवल पर बनाई गई थी और ये फिल्म बहुत ही डिफरेंट मूवी थी। हालांकि ये मूवी एक हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर थी, खलनायिका। तो इस वजह से जो है, मे बी आई डोंट नो क्या रीज़न रहे, लेकिन इस फिल्म को लोगों ने देखा तक नहीं, क्योंकि इसके गाने भी कोई बहुत पॉपुलर नहीं हुए। हाँ, एक सिमिलैरिटी और मुझे इस मूवी में दिखती है खलनायक से रिलेटेड, कि खलनायक मूवी का एक गाना था, बहुत बड़ा सुपर डुपर हिट हुआ था, जो आज भी बजता है। तो फिर नाचने का मन ना करे ऐसा तो हो नहीं सकता। और गाना वो आप समझ ही गए होंगे, उस वक्त का बहुत ही कंट्रोवर्शियल सॉन्ग था, चोली के पीछे क्या है, जो बहुत, इस गाने ने सेंसेशनल मचाई थी और बहुत ज़्यादा आपत्ति हुई थी इस गाने को सुनकर। और ऐसा ही मिलता जुलता गाना आपको इस मूवी में भी सुनने को मिलेगा। एक होली का सीक्वेंस है, तो ऐसा गाना आपको सुनने को मिल सकता है मिलता जुलता। मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं इस मूवी का रिसर्च कर रही थी, तो जब मैंने गाने देखे, तब गानों की लिस्ट देखी, तो इसमें वही शब्द को किसी और तरीके से थोड़ा सा हेर फेर करके दिखाया है। हालांकि मैंने गाना सुना नहीं है, लेकिन वर्डिंग से ही मुझे लगा कि शायद इसमें भी वो चीज़ रखी गई है। अब ये
इत्तेफाकन था या पता नहीं क्या था, क्योंकि पहले फ़िल्में बनने में बड़ा वक्त लगता था और इतना सोशल मीडिया था नहीं, सेट्स पर कैमरे वगैरह जैसे आजकल मोबाइलों में होते हैं। तो ये इत्तेफाक था, क्या था? गाना मैंने नहीं सुना तो मैं पूरी गारंटी नहीं ले सकती कि गाना मिलता जुलता है, लेकिन वर्डिंग से मैंने जब पढ़ा, वर्डिंग को जब मैं वो वर्ड्स बोलना नहीं चाहती हूँ, मतलब आप कह लीजिए कि अब मैं क्या बोलूँ, छोड़ो छोड़ो। उस खलनायक के उस गाने का नाम मुझे लेना पड़ा क्योंकि वो गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था। ये गाना हिट भी नहीं हुआ और इसके बारे में शायद किसी को पता भी नहीं है। शायद हो सकता है उस वक्त इस गाने ने भी थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट की हो, लेकिन मुझे याद नहीं और मुझे पता नहीं और मेरे पढ़ने में तो आया नहीं जब मैंने रिसर्च किया। हो सकता है मेरी रिसर्च से छूट गया हो। तो ये गाना है, आई थिंक महेश किशोर ने म्यूज़िक दिया है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा, और अगर मैं खुद भी गलत हुई तो मैं खुद अपने आप को कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर दूँगी। म्यूज़िक डायरेक्टर का नाम जब मैं रिकन्फर्म करूँगी तब मुझे पता चल जाएगा कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, लेकिन महेश किशोर ही नाम है म्यूज़िक डायरेक्टर का। तो खैर, ये तो म्यूज़िक की बात हो गई, और अब कहानी को थोड़ा मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक हंसता खेलता परिवार होता है, जितेंद्र, जया प्रदा का। वर्षा उस गांवकर उनकी फ्रेंड होती हैं जो कुछ फिल्मों में शायद काम करती हैं, और एक अच्छी खासी फैमिली है। और अचानक से जया प्रदा को कुछ इश्यूज होते हैं, जिसका चेकअप के लिए वो एक डॉक्टर के पास जाती है, और वो डॉक्टर उसके साथ कुछ छेड़खानी करता है, जिसकी वजह से फिर वो कंप्लेंट करती है, डॉक्टर की बदनामी होती है, और इसी बदनामी के चलते वो अपनी ज़िंदगी को खुद से ख़त्म कर लेता है। उसकी बीवी होती है जिसका नाम होता है अनु अग्रवाल, और वो प्रेग्नेंट होती है। लेकिन ये सब जो भी उसकी ज़िंदगी पे होता है, उसका असर उसकी प्रेगनेंसी पर पड़ता है, जिससे उसका बच्चा मिस हो जाता है, और जिसकी वजह से उसको बहुत धक्का लगता है। पति चला गया, औलाद चली गई, तो वो ये सोचती है कि बजाय इसके कि भाई उसकी पति की हरकतों की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, वो ब्लेम ना करके उस फैमिली को अपना दुश्मन बना लेती है और सोचती है कि अब मैं इनसे बदला लूँगी। और वो बदला कैसे लेती है, उनके घर में घुसती है एक केयर टेकर बन के, एक बच्चों की नैनी बन के। क्योंकि जया प्रदा के 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी बड़ी होती है, बेटा बहुत छोटा होता है, और वो कुछ अपना सोशल वर्क भी करती है जया प्रदा, जिसके लिए उसको एक गवर्नेंस की ज़रूरत होती है, और वो गवर्नेंस बनकर आती है, और आने के बाद हर किसी को अपने काबू में करने लगती है, यहाँ तक कि बच्चे को भी काबू छोटे कर लेती है, उसको एक तरीके से दूध पिलाती है अपना। तो ये उस वक्त का काफ़ी बोल्ड सीन था, जो मतलब एक तरीके से दिखाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर ने इसे बड़े ओपनली, ऑलमोस्ट ओपनली दिखाया था, जो कि बहुत मैं कह सकती हूँ कि हाँ, इन चीज़ों की वजह से शायद ये फ़िल्म थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हुई ज़रूर, लेकिन उसको उस लेवल पर फ़ायदा नहीं हुआ कि इस फिल्म को लोग देखें और ये बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाब फिल्म के तौर पर ये फिल्म बने। डेफिनेटली इसमें बहुत ही सेंसेशनल सीन्स डाले गए, लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म जो है कोई खासा कमाल नहीं दिखा सकी बॉक्स ऑफिस पर, जिसकी वजह से जो है शायद इस फिल्म को लोग बहुत जल्दी भूल गए। और अन्नू अग्रवाल जैसी अदाकारा, जिसने 90s में आशिकी मूवी से हर लड़के की पहली पसंद बन चुकी थी, अन्नू अग्रवाल, जिनसे लग रहा था कि अब बॉलीवुड में जो है अन्नू अग्रवाल का ही सिक्का चमकेगा, पर वो ऐसा हुआ नहीं। और इससे एक चीज़ और लोगों के ध्यान में मुझे याद है नोटिस हुई थी, कि जो सीनियर एक्ट्रेस है जैसे कि इस फिल्म में जया प्रदा, वो ऐसा कोई भी सीन उस फिल्म में आपको करते हुए नहीं दिखेंगी। लेकिन जो अनु अग्रवाल थी या वर्षा उसगांवकर थी, वो थोड़ा सा अपने आप को एक्सपोज करती हुई इस फिल्म में दिखाई दी। सबसे पहले नंबर पर तो अनु अग्रवाल ही थी, और उसके बाद वर्षा उसगांवकर थी। और जो जया प्रदा थी वो बिल्कुल डिसेंट उनका रोल था, और उनका जो
कॉस्ट्यूम्स थे वो भी बड़े डिसेंट थे। तो इससे पता चलता है कि कितना लड़कियों के साथ भेदभाव होता है। जो एक हाईली पोजीशन पर जो एक्ट्रेसेस पहुंच जाती हैं तो फिर डायरेक्टर की हिम्मत नहीं होती है उनसे किसी भी तरह का कोई भी ऐरा गैरा नत्थु कैरा सीन करवाने के लिए। लेकिन जो लड़कियां डेस्परेट होती हैं, नई होती हैं, तो थोड़ा सा उनके साथ डायरेक्टर का रवैया कुछ और होता है। हालांकि वर्षा की बात करूं तो वर्षा एक पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, जिन्होंने मराठी और हिंदी सिनेमा में दोनों में ही काम किया। सबसे ज़्यादा उनको मराठी इंडस्ट्री में एक अच्छी पहचान मिली। कुछ महाभारत नाम का एक सीरियल था, शायद उसमें भी उन्होंने काम किया था। आई थिंक सुभद्रा का रोल किया था, किसका रोल किया था मुझे याद नहीं है, शायद सुभद्रा का ही रोल था, क्योंकि अब मतलब मुझे याद नहीं है। लेकिन वो इस महाभारत सीरियल में तो थी। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ से जो है पता चलता है, मे बी शायद कुछ एक्ट्रेसेस होती हैं जो बहुत एम्बिशियस होती हैं, जो जिनको बस आगे बढ़ना होता है, नो मैटर उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता है कि भाई क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है वर्षा काफ़ी बिंदास और काफ़ी मतलब थी एम्बिशियस। जो लड़कियाँ होती हैं वो फिर सोचती नहीं हैं, उनको कुछ अच्छा लगता है तो वो करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस होती हैं जो एक पोजीशन पे पहुंचकर फिर वो अपनी इमेज को लेकर थोड़ा सतर्क रहती हैं। और कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके पास मतलब आप कह सकते हैं कि वो एम्बिशियस ज़रूर होती हैं, लेकिन मे बी वो इतनी ज़्यादा बोल्ड नहीं होती। लेकिन उनको ये बताया जाता है कि नहीं भाई, तुम बोल्ड होगी तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा काम मिलेगा, ये होगा वो होगा। मे बी उन पर प्रेशराइज़ किया जाता है, या उनको कहा जाता है कि अरे तुम एक टाइप कास्ट फिर एक्ट्रेस बन के रह जाओगी, तुमने अपनी पहली फिल्म में इतनी तबाही मचाई थी तो लोग तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आई डोंट नो क्या रहा अनु अग्रवाल का, क्या माइंडसेट था, लेकिन उसके बावजूद भी अनु अग्रवाल का करियर कोई खासा चल नहीं पाया और काफ़ी सालों तक वो गायब रही। फिर पता चला उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो खैर बहुत ही मतलब उनके कितने साल तो बर्बाद ही हो गए। बट जो भी रहा, अब अनु अग्रवाल दिखती हैं सोशल मीडिया पे, देखकर उनके लिए बुरा भी लगता है पर अच्छा भी लगता है कि चलो वो वापस से अपने आप को रिवाइव करना चाह रही हैं। हालांकि वो पॉसिबल नहीं है। अनु अग्रवाल की मैंने एक और भी फिल्में देखी हैं, उन्होंने फिल्में तो करी लेकिन वो सक्सेस जो उनको आशिकी से मिली थी वैसी सक्सेस उनको नहीं मिली। इनफैक्ट राहुल रॉय के साथ भी यही रहा कि राहुल रॉय ने भी जो कामयाबी आशिकी मूवी से देखी वैसी कामयाबी उनको और फिल्मों से वैसी लेवल की नहीं मिली। हाँ, कुछ फिल्में शायद उनकी चली, लेकिन वो उनको मुकाम बॉलीवुड में नहीं मिला जो वो शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो बात अलग है कि सन 2006 में वो बिग बॉस सीज़न 1 ज़रूर जीते, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और अभी भी वो थोड़ा सा पब्लिक अपीयरेंस करते हैं वहाँ पर, अपना जो आइकॉनिक गाना है उनका गिटार के साथ, सांसों की ज़रूरत है कैसे, हम लोग ये सुना करते थे गाना अपने टेप रिकॉर्डर पे। मतलब वो ए साइड और बी साइड का जो एक वो टाइम होता था तो हम लोग सुनते थे, अच्छा ये गाना ए साइड पर है तो रिवाइंड करके। भाई वो टाइम 90s का तो खैर अब उसके बारे में जितना बात करें कम है। तो हमारे जैसे लोग तो भाई उस टाइम का ही अब हमें सहारा है, क्योंकि अब आने वाला टाइम तो हम जैसे लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि जो 90s में हमें जो एक सुख मिला है गानों का चाहे फिल्मों का, वो अब वैसा सुख तो हमें अब मिलता नहीं है। बस कोई तुक्के से कोई चीज़ अच्छी हमारे हाथ में लग जाए, कोई वेब सीरीज़ कोई फिल्म, तो एक अलग बात है। लेकिन हमारे जैसे लोग तो अभी भी 90s के एरा में ही जी रहे हैं या अर्ली 2000 में जी रहे हैं। तो ऐसा ही हमारी लाइफ चल रही है, क्योंकि आगे तो कुछ अच्छा अब हमें दिखता नहीं है। तो खैर ये फिल्म है और इसमें जितेंद्र का भी एक रोल है। देखिए जितेंद्र, अगर आप इस फिल्म को देखेंगे ना तो इस फिल्म में जितेंद्र, जया प्रदा, ये काफ़ी आपको एज में लगेंगे। स्पेशली मतलब जितेंद्र को देखकर आपको लगेगा कि भाई
मतलब एक तरीके से अर्लीज 90s तक जितेंद्र साहब ने काम किया। फिर बाद में उनको समझ में आ गया कि भाई अब मेरी उम्र हो गई है, क्योंकि यही वो दौर था जिसमें सलमान, शाहरुख, सनी देओल और बॉबी देओल, बहुत सारे एक्टर नए नए आ रहे थे। इनफैक्ट गोविंदा भी इसी दौर में आगे बढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा देखने का नज़रिया लोगों का बदल रहा था। अक्षय कुमार, अजय देवगन, ये सब धीरे धीरे जो है इंडस्ट्री पे अपने कदम जमा रहे थे। तो जो सीनियर एक्टर्स थे, चाहे वो धर्मेंद्र हों, विनोद खन्ना, जितेंद्र, और भी बहुत सारे एक्टर्स होंगे, वो जो हैं धीरे धीरे अपने कदम पीछे कर रहे थे। लेकिन ये जितेंद्र साहब ने एक अच्छा डिसीजन लिया कि वो बहुत जल्दी समझ गए कि अब इससे ज़्यादा अगर मैं फ़िल्में करूँगा तो लोग मेरे ऊपर हंसी ही उड़ाएंगे। और जितेंद्र और जयाप्रदा ने अपने टाइम में 80s में कई फिल्मों में साथ में काम किया, और 90s में भी उनकी एक फ़िल्म आई थी माँ, जिसको मैंने अपने चैनल पर डिस्कस किया था, पॉडकास्ट मैंने बनाया था कि मेरे बचपन की ये फ़िल्म है। और अर्लीज 90s में ये फ़िल्म आई थी, शायद 91 92, मुझे अब याद नहीं है। तो मैंने इसके बारे में शायद पिछले साल बात करी थी, हाँ ऑफ कोर्स पिछले साल ही बात करी थी। तो मैंने ये फ़िल्म के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें भी जयाप्रदा और जितेंद्र थे, तो आपको दिखेगा वो एज दिखेगी आपको। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर जितेंद्र साहब ने रिटायरमेंट ले ली, फिर तो उनके बच्चों ने, फिर एकता कपूर ने फिर ये कमान संभाली, प्रोड्यूसर बनी, हम पांच उन्होंने जो है वो प्रोड्यूस किया। और फिर उसके बाद तो अब आप देख ही रहे हैं कि एकता कपूर का क्या चल रहा है। तो फिर उसके बाद तुषार कपूर भी सन 2001 में मुझे कुछ कहना है कहते हुए नज़र आए। और अभी भी जो तुषार हैं, तुषार तो अब इंडस्ट्री से काफ़ी समय पहले ही आउट हो गए हैं, ठीक है वो थोड़ा बहुत वो काम करते हैं। लेकिन एकता कपूर अभी भी जो हैं वो, उन्होंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सीज़न 2 बनाकर एक तरीके से टेलीविज़न पर अपना कम बैक वापस से किया है। तो ओवरऑल ये जो मूवी है ये आप देख सकते हैं, इसमें महमूद साहब का भी एक कैरेक्टर रोल है। तो एक तरीके से इंटरेस्टिंग है, थ्रिलर है, ये फ़िल्म इतनी बुरी नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, फ़िल्म आप देख सकते हैं, इसमें थ्रिल है, एक विमेन एम्पावरमेंट दिखाई गई है, हाँ थोड़ी सी नेगेटिव वे से दिखाई गई है, लेकिन वो कहते हैं ना कि चोट खाई हुई शेरनी बड़ी ख़तरनाक होती है। तो इस फिल्म में भी यही दिखाने की, यही मैसेज देने की कोशिश की है कि जब एक औरत अपना बदला लेने पे आती है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। तो बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से लेती है। तो धीरे धीरे कर कर वो किस तरीके से घर में घुसती है और कैसे सबको अपने कंट्रोल में करने लगती है। और फिर जयाप्रदा को ये शक होने लगता है कि कुछ तो मेरे घर में गड़बड़ हो रही है। फिर उसके बाद क्या होता है ये सब आपको जानना है तो आपको ये फ़िल्म देखनी पड़ेगी। और अगर मुझे ये फ़िल्म दिखेगी यूट्यूब पर तो मैं इसका लिंक ज़रूर आपको प्रोवाइड कर दूँगी। देखिए, अच्छी मूवी है। हाँ, फैमिली के साथ में मत देखिए, फैमिली के साथ तो आप बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि उस ज़माने के हिसाब से बहुत बोल्ड फिल्म है। आज की तारीख में तो खैर जितना बोल्डनेस में, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, हम सोशल मीडिया पे देख लेते हैं, उससे तो कुछ भी नहीं है। पर हाँ, उस ज़माने के हिसाब से पिक्चर काफ़ी बोल्ड थी। अन्नू अग्रवाल ने काफ़ी इसमें जो है अपने आप को जम जम के एक्सपोज किया है। और इससे पता चलता है कि बॉलीवुड में जो हम लोग बोलते हैं विमेंस को लेकर, बड़ी बड़ी बातें बॉलीवुड में ही होती हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही होती हैं, लेकिन कितना एक्सप्लॉइट होता है इससे पता चलता है कि जो सीन की शायद दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो सीन को भी एक्ट्रेसेस द्वारा दिखाया जाता है। तो खैर ये फ़िल्म आप देख सकते हैं, और गाने इसके कोई खासे अच्छे हैं नहीं। और नहीं चली ये फ़िल्म। सावन कुमार तक के बारे में मैंने पहले भी बात करी थी, जब मैंने उनकी एक फ़िल्म और जो डिस्कस करी थी काफ़ी समय पहले, जिसका नाम था सौतन की सहेली, तब मैंने सावन कुमार तक जी के बारे में काफ़ी बातें करी थी। अब तो उनकी डेथ हो चुकी है। तो उन्होंने भी काफ़ी डिफरेंट मूवीज़ बनाई हैं, ख़ास तौर पर फीमेल
की साइड उन्होंने हमेशा से अपने फ़िल्मों के ज़रिए दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें से एक उनकी एक फ़िल्म काफ़ी पॉपुलर भी रही, राजेश खन्ना के साथ सौतन, जिसका वो गाना इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है, वो गाना आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है। आज भी काफ़ी लोग उस गाने को याद करते हैं, बोलते हैं। तो सावन कुमार तक की भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बॉलीवुड में जर्नी रही है, उन्होंने गाने भी लिखे हैं, तो मल्टी टैलेंटेड थे। और उनकी एक्स वाइफ म्यूज़िक डायरेक्टर रह चुकी हैं, तो उनके साथ भी वो काम करते थे डिवोर्स होने के बाद। तो एक तरीके से उनकी भी एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच रही बॉलीवुड में एक फ़िल्में बनाने के लिए, जिसमें से कुछ कामयाब रहीं, कुछ कामयाब नहीं रहीं। लेकिन ये भी एक उनकी कोशिश थी जो भले ही नाकामयाब रही, लेकिन आज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, एक अच्छी मूवी थी। हाँ, इसको नहीं एक अच्छा वो टाइम मिला, एक अच्छा स्क्रीन टाइम, मतलब आप कह सकते हैं कि एक बड़ी फिल्म के साथ ये आई और दब गई, क्योंकि उस फिल्म में खलनायक में संजय दत्त थे और माधुरी, जैकी श्रॉफ, ये वो लोग थे जो 90s में ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे। और संजय दत्त की भी एक कंट्रोवर्सी जो थी आई थी, जिसकी वजह से वो जेल भी गए। तो ये वही टाइम था जिसकी वजह से लोगों को इस फिल्म से काफ़ी मतलब एक तरीके से देखने का मन हुआ, क्योंकि संजय दत्त का भी इमेज काफ़ी डैमेज हुआ था जब उनके ऊपर कई केसेस आरोप लगे। तो उनको एक खलनायक का तो टैग मिल ही गया था, और ऊपर से ये मूवी जिसका नाम ही है खलनायक, तो ये काफ़ी मतलब उस टाइम पर कहते हैं ना, मौके पे चौका, आपदा को अवसर, ये उस टाइम पर संजय दत्त के लिए काफ़ी बड़ा अवसर बनकर ये मूवी आई। और ऑफ कोर्स उस मूवी के तो गाने हिट थे ही, और वो गाना जिसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत बात करी है, वो गाना तो आज भी अगर आप उसको बजा के देख लो तो ना आपके पैर थिड़के तो मेरा नाम बदल देना। और 90s का कोई ऐसा बच्चा नहीं था जिसने वो गाना ना सुना हो। मैंने वो गाना बहुत सुना है और उसको गाया भी, और मेरी दादी को बड़ा इरिटेशन होती थी कि कितना गंदा गाना गा रही है। खैर, हम तो बच्चे थे, हमें पता नहीं था, मासूम थे। लेकिन आज मेरे जो घर पे बच्चे हैं, मैं सच कहूँ तो मैं उनको भी ये गाना नहीं बजा के सुनाती हूँ और ना ही सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं उस एज में हूँ, शायद मैं अब अपनी दादी की स्थिति को समझ सकती हूँ, क्योंकि उस टाइम पर तो मैं बहुत बच्ची थी तो मुझे पता नहीं था। लेकिन आज मैं बड़ी हूँ और मेरे सामने कोई और बच्चा है, तो मुझे वो चीज़ अब समझ में आती है। तो इसीलिए मैं अपने घर के बच्चों को वो गाना जिसका मैंने ज़िक्र किया था, मैंने अभी तक नहीं सुनाया है, और मैं नहीं सुनाती हूँ। बिकॉज़ जब वो छोटे छोटे बच्चे ये गाना अगर सुनेंगे, गाएंगे, तो बहुत ख़राब लगेगा। तो मैं उस बात को समझती हूँ। तो बस ये इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी मैंने कलेक्ट करी और आप तक पहुँचाई हैं। और देखते हैं ये फ़िल्म मिलती है मुझे, इसका अगर मिलता है यूट्यूब पर, ये अवेलेबल है, तो मैं चाहूँगी कि ये फ़िल्म आप देखना चाहें अगर आप इंटरेस्टेड हैं। एक फ़ीमेल सेंट्रिक, एक नेगेटिव फ़ीमेल सेंट्रिक थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि एक फ़ीमेल विलन क्या होता है, वो जानना चाहते हैं तो आपको ये फ़िल्म देखनी चाहिए। तो वैसे एक 90s के एरा को याद करने का भी एक बहाना मुझे लगता है मैं करती रहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मेरा मकसद ही यही है कि मैं उन फिल्मों के बारे में बात करूँ जिनके बारे में अब बात नहीं होती है, या बहुत अच्छी फिल्में थी लेकिन उनको किसी ने भी तवज्जो दी ही नहीं है। तो वही वाली बात है ना, जिनके बारे में बात नहीं होती है अक्सर बात उन्हीं में होती है। लेकिन हम लोग यही सोचते हैं कि बात जिनकी होती है इसीलिए होती है क्योंकि उनमें बात होती है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। अक्सर जिनके बारे में बात नहीं होती है ना, उन्हीं में ही बहुत बात होती है। तो यही मेरा मकसद रहता है। तो मैं ऐसी फ़िल्मों को, ऐसे शोज़ को, कुछ भी मतलब एक तरीके से मुझे लगता है कि भाई इस चीज़ में, इस प्रोजेक्ट में पोटेंशियल था लेकिन उसको तवज्जो नहीं मिली, मैं उस तक आप लोगों को लाने का प्रयास करती हूँ। और कभी कभी मुझे अच्छा भी लगता है कि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं, और कभी कभी जब मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो भी मुझे लगता है चलो ठीक है यार, कभी ना कभी तो
मतलब मिलेगा। वो कहते हैं ना, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो यही कहते कहते मैं वीडियोस बनाती जाती हूँ। कभी कामयाबी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, तो ठीक है, हम चलते रहेंगे। हमारी ये कोशिशें कभी कम होंगी नहीं। जब तक दम में दम है, जान में जान है, करते रहेंगे। तब जब तक तबीयत थोड़ी ठीक है तब तक हम वीडियोस बनाते रहेंगे, या कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो बनाते रहेंगे। तो बस यही मेरा था मकसद कि इस फ़िल्म के बारे में मैं बात करूं। बहुत टाइम से मैं बात करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्या होता था, कोई दूसरा टॉपिक आ जाता था तो ये पीछे चला जाता था। लेकिन अब कोई मेरे पास ऐसा टॉपिक था नहीं, तो मुझे लगा कि अब ये सही वक्त है इस मूवी के बारे में बात करने के लिए। और आने वाले दिनों में तो आप मेरी और भी ऐसी लिस्ट देखेंगे, ऐसी फ़िल्मों के बारे में मैं बात करूँगी। वो बात अलग है कि मैंने उन वीडियोस को अपलोड नहीं किया है, तो धीरे धीरे मैं अंडररेटेड मूवीज़ या ऐसी मूवीज़ जिनके बारे में अब बात नहीं होती है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन्हें अपलोड करती रहूँ। तो बस बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ ओपिनियन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। और अगर मेरा वीडियो आपको किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है, आप चाहते हैं इसे किसी और के साथ शेयर करना, तो ज़रूर कीजिए। मुझे बिल्कुल भी कोई एतराज़ नहीं है। बहुत जल्दी मिलूँगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे।